क्या आपको भी चलने पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलता है या फिर खांसी और खांसी के साथ बलगम का प्रॉब्लम रहता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे आम भाषा में दमा भी कहते हैं, का प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड सीओपीडी डे पर सीओपीडी होता क्या है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके क्या क्या डायग्नोसिस ऑप्शंस होते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और इसको होने से कैसे रोका जा सकता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीनू जैन, कंसल्टेंट एट एमएन मेडिकेयर सेंटर दिल्ली, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर, जिस पर आप हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखकर अपने आप को अवेयर रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीओपीडी आखिर होता क्या है। तो सीओपीडी बेसिकली सांस की बीमारी होती है, जिसमें आपके लंग में डैमेज हो जाता है या फिर आपका जो एयरवे होता है, यानी जिस एयरवे के थ्रू आप सांस लेते हैं, बाहर की हवा अंदर जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से सांस फूलता है। अब सीओपीडी होने के क्या क्या कारण हैं या क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सिगरेट स्मोकिंग या सिगार या पाइप स्मोकिंग। जो लोग दिन का जितना ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जितना ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनमें सीओपीडी का जो होने का रिस्क है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सीओपीडी के पेशेंट अगर ई सिगरेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी पी ले रहे हैं तो वो ई सिगरेट लंग में इन्फ्लामेशन करा के लंग को और डैमेज कर सकती है और सीओपीडी के रिस्क को बढ़ा देती है। सेकेंड इसमें रिस्क फैक्टर होता है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग। आपके आसपास अगर कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो आप भी उस स्मोक को इनहेल कर रहे हैं और आपके भी लंग डैमेज हो रहे हैं, तो इसीलिए सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो जाता है सीओपीडी होने के लिए। थर्ड इसमें रिस्क फैक्टर होता है एयर पॉल्यूशन। आप जानते हैं कि जब एयर पोल्यूशन होता है तो एयर में तरह तरह की गैसेस होती हैं, केमिकल फ्यूम्स होते हैं, डस्ट होते हैं, जो आपके लंग में प्रवेश करके आपके लंग को इन्फ्लामेशन करवा के और सीओपीडी करवा सकते हैं। फोर्थ इसमें रिस्क फैक्टर होता है बायोमास कंबशन। मतलब बायोमास कंबशन, जैसे कि आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जो माताएं होती हैं, जो पुरानी दादियाँ होती हैं, वो यूजुअली चूल्हे पे खाना बनाया करती थी या फिर गोबर जला करके कुछ ना कुछ काम करती थी। तो उन सब का जो फ्यूम है वो लंग में प्रवेश करके लंग में इन्फ्लामेशन करा के भी लंग डैमेज करा सकता है और सीओपीडी करता था। तो इसीलिए पुरानी माताओं को भी सीओपीडी का प्रॉब्लम बहुत कॉमनली उनमें मिल जाता है। फोर्थ जो इसमें नेक्स्ट जो इसमें मतलब रिस्क फैक्टर होता है वो होता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। कि जो लोग गोल्ड माइनिंग में या कोल माइनिंग में या फिर जो कॉटन टेक्सटाइल है उसमें काम करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट डस्ट होती हैं वो उनके लंग में एंटर करके उनको सीओपीडी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रिस्क फैक्टर होता है चाइल्डहुड निमोनिया इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को बचपन में निमोनिया हुआ था तो उसमें आगे जाके लेटर लाइफ में सीओपीडी होने का रिस्क बढ़ जाता है। एंड लास्ट है इसमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर। तो अगर किसी व्यक्ति में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम की एंजाइम की डिफिशियंसी यानी कमी होती है तो उसमें भी सीओपीडी होने का रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो अब हम सीओपीडी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सीओपीडी के मोस्ट दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है कॉफ विद स्पुटम प्रोडक्शन यानी कि खांसी और खांसी के साथ बलगम आना, और दूसरा होता है डिस्निया ऑन इंजेक्शन यानी कि चलने पर सांस फूलना। ये सिम्टम्स डॉक्टर्स को कंसल्ट करने से पहले कई महीनों और सालों से पहले प्रेजेंट होते हैं और इतने सालों बाद कई बार कई महीनों बाद पेशेंट प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होती जाती है तो पेशेंट को हाथ ऊपर उठा के जो काम करने होते हैं उनमें भी डिफिकल्टी आने लगती है, और जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस होती चली जाती है पेशेंट की काम करने की एबिलिटी भी कम होती चली जाती है और पेशेंट का बैठे बैठे या फिर डेली रूटीन एक्टिविटी पे भी सांस फूलने लगता है और वो कर नहीं पाता काम। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस पे कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटिव जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं FEV1 एंड FVC, जिसको देख करके जिनका इंटरप्रिटेशन करके हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को सीओपीडी है या नहीं है। इसके अलावा बहुत और भी अदर टेस्ट होते हैं, जैसे कि ABG यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, चेस्ट एक्सरे, DLCO, CT स्कैन एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल। ये सब भी सीओपीडी के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे।
तो इसमें बेसिकली 2 तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। एक होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है सिगरेट स्मोकिंग को क्विट करना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा इसमें इसको छोड़ने के लिए मतलब बेसिकली पेशेंट को दवाई दी जाती है, दैट इज़ निकोटीन रिप्लेसमेंट। ये निकोटीन रिप्लेसमेंट बहुत अदर फॉर्म्स में होता है, जैसे ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में हो सकता है, गम्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर इनहेलर की फॉर्म में हो सकता है, या नेजल स्प्रे की फॉर्म में हो सकता है। और 2 ड्रग्स हैं जो यूज़ की जाती हैं एज अ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें आता है बुप्रोपियोन एंड वेरिनिक्लाइन। सेकंड जो हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं वो होता है ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटी मस्करेनिक एजेंट। ये बेसिकली करते क्या है, ये आपकी जो सांस लेने के पाथवे होता है उसको डायलेट कर देते हैं, ठीक है, उनका डायमीटर बढ़ा देते हैं सो दैट कि पेशेंट की सांस लेने की जो प्रॉब्लम है उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसके अलावा और भी कई ड्रग्स होते हैं जिसके बारे में डिटेल में जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट का मेन टारगेट रहता है पेशेंट का सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट देना, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें बेसिकली फर्स्ट जो आता है वो है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, यानी कि पेशेंट को लंग एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दी जाती है ताकि वो अपनी लंग फंक्शन को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट इसमें आता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, कि जिनके लंग वॉल्यूम बढ़ जाते हैं सीओपीडी की वजह से, उनमें उसको रिडक्शन करके सर्जरी, बेसिकली सर्जरी होती है वो की जाती है। और सबसे लास्ट में जो अंत में एक ऑप्शन बचता है जिनके लंग कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं उनके लिए, वो है लंग ट्रांसप्लांट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सीओपीडी है तो उसको हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगानी चाहिए, और इसके अलावा गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं निमोनिया और पर्टुसिस की वैक्सीन के लिए भी, कि जिन पेशेंट को सीओपीडी है उनको ये दोनों वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। अब आता है कि हम सीओपीडी को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है सिगरेट क्विट करना, स्मोकिंग क्विट करना। अगर कोई भी व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसे कम्प्लीटली उसको क्विट कर देना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में सिगरेट स्मोकिंग हो। सेकंड, पैसिव स्मोकिंग को अवॉइड करना। अगर आपके घर में या आपके आसपास स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, तो आप उन लोगों को मना कीजिए कि आपके आसपास स्मोक ना करें, कहीं दूर जाके स्मोक करें, ठीक है। थर्ड है एयर पॉल्यूशन में मास्क लगा के जाना। अगर बाहर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है तो आप मास्क लगा के बाहर निकलिए, ताकि आप जो केमिकल डस्ट है, केमिकल फ्यूम्स है, उसको इनहेल ना कर सकें, ताकि आपकी सीओपीडी होने की रिस्क ना बढ़े। एंड वैक्सीनेशन, कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, निमोनिया की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो ऑलरेडी सीओपीडी पेशेंट है उनका एग्जर्बेशन ना हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।